नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई तेज हुई तो सवाल ये नहीं कि अपराध कम होंगे या नहीं, सवाल ये खड़ा कर दिया गया है कि अपराधियों की जात कौन सी है। पटना के गायघाट गंगा घाट में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, एनकाउंटर हुआ, कुख्यात अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या घायल हुआ। लेकिन अब बहस अपराध पर नहीं बल्कि जाति पर हो रही है। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप है कि सरकार एक ही जाति को टारगेट कर रही है। तो वहीं एनडीए का पलटवार है, ये वही लोग हैं जो आज भी जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। सवाल बड़ा है, क्या अब अपराधियों की पहचान उनके जुर्म से नहीं उनकी जात से होगी? अपराध मुक्त बिहार की बात करेंगे, लेकिन पहले अपराधी की जात पूछेंगे। क्या कानून अंधा होता है या अब उसका भी जाति का चश्मा होगा? आज डिबेट में यही सवाल। अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति है, ये रिपोर्ट देखिए। पटना का गायघाट गंगा घाट का इलाका बुधवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब गोली चलनी बंद हुई तो जमीन पर पड़ा था कुख्यात अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या। सूर्या नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने आया था, लेकिन पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और वो सीधे एनएमसीएच के बेड पर पहुंच गया। पुलिस पर बार बार आरोप लगता है कि वो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब कार्रवाई तेज हुई तो साथ में तेज हो गई एक दूसरे तरह की सियासत, और वो है जाति की। जाति के आधार पर यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। भाई वीरेंद्र के आरोप पर एनडीए नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा, मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ न कुछ आरोप तो लगाएगा ही। जनता ने विधानसभा चुनाव में पूरी जमीन उनकी छीन ली, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। जेडीयू के श्याम रजक ने कहा, जिन लोगों ने जिंदगी भर जाति की राजनीति की वो आज भी उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। जाति की बात जो लोग करते हैं वो जाति से आज तक उबर नहीं पाए, इसीलिए वो सबसे नीचे हैं। सवाल है कि अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जल्दी से आपको वो सवाल ही बता देते हैं जो आज इस डिबेट में हम पूछने जा रहे हैं। आज सवाल नंबर 1 होगा, अपराधियों की जात पर यह कैसी राजनीति। सवाल नंबर 2 जो हम पूछेंगे, जाति पूछकर एनकाउंटर कर रही है पुलिस। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अपराध में जातिवाद वाली सियासत क्यों। सवाल यह भी, टारगेट पर किसी खास जाति के अपराधी। और 5वां सवाल, विपक्षी पार्टियों के आरोपों में कितना दम है। और इसी पर हम बहस करने वाले हैं। जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से नवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी से राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बने हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत वैसे तो मैं आरजेडी प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी के साथ करती, लेकिन अभी वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे वो सवाल लूंगी। लेकिन शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं असितनाथ तिवारी जी, क्योंकि आप भी उनके एक सहयोगी दल में से एक हैं और आपका भी आज एक बयान हमने देखा भी। एक तरीके से कहीं ना कहीं डिफेंड करने की ही बात हो रही थी। मुझे ये बताइए कि क्या अपराध में भी जाति देखी जाएगी? मुझे शिप्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने ऋग्वेद को कोट किया था और कहा था कि जनता और जनता के बीच भेद करने वाला राजा पाप का भागी होता है। क्या कार्रवाइयां जाति देखकर की जाएंगी?
मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि आपका चैनल इस पर शो कर रहा है तो निश्चित तौर पर कोई ग्राफिक्स होगी कि भाई पिछले 1 साल में कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है और इन लोगों में किस जाति की संख्या कितनी है, तो कुछ चीजें साफ होती। अपराधी अपराधी है, वो चाहे मेरी जाति का हो, आपकी जाति का हो, या राहुल जी की जाति का हो, या यहाँ बैठे अन्य पैनलिस्ट जो भी हैं उनकी जाति का हो, अपराधी है ना। पुलिस का काम अपराधी पर कार्रवाई करना है, सरकार का काम अपराधी पर कार्रवाई करना है। सरकार और पुलिस का काम अपराध में जाति चिन्हित करके कार्रवाई करने का नहीं है। और अगर आप जाति चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं तो आप जनता और जनता में भेद कर रहे हैं। तो और अटल जी के शब्दों में कहे तो आप पाप के भागी हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही तो मैंने कहा, आरजेडी के विधायक ने तो यही बयान दिया है कि एक खास टारगेट की जा रही है एक खास जाति को। हाँ, नहीं, अगर वो ग्राफिक्स आपके पास 1 साल की सिर्फ कार्रवाइयों का होता तो आप भी यही कहती कि एक खास जाति के अपराधियों को चिन्हित करके, अपराधी को चिन्हित करके आप मारिए, बिल्कुल पकड़िए, जेल भेजिए। अब क्या ये जुर्म को देखा नहीं जाएगा बल्कि जाति को देखा जाएगा? कि मान लीजिए अगर स्पेसिफिक एक जाति के 4 अपराधी का एनकाउंटर हो गया और 5वां जो अपराधी है वो भी उसी स्पेसिफिक जाति का है, तो उसे इस बिहाफ पे छोड़ देना चाहिए कि भाई 4 ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब किसी और जाति का करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ये इतनी सफाई से बात मत बोलिए। इस बिहार ने देखा इस चुनाव में कि भाई किसी खास जाति के आदमी को जेल से छुड़ाकर उसकी पत्नी को चुनाव लड़वाया गया, उसे चुनाव लड़वाया गया, और दूसरी जाति के लोगों को पकड़ के टांग में गोली मारी गई। ये भेद तो दिखा है, पूरे बिहार ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। इसलिए बहुत चतुराई के साथ इस बात को घुमाया नहीं जा सकता है। हम सबने देखा है कि भाई ये जाति है तो इसको निकालो, क्यों? क्योंकि ये जाति इतनी है, अभी उसके साथ है, हमारे साथ चिटक रही है। क्या लॉजिक है यार? अपराधी अपराधी है। और मैं श्याम रजक जी को सुन रहा था, ज्ञान दे रहे थे। श्याम रजक जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, समाजवाद का झंडा ढो रहे हैं। एक बार किसी जनरल सीट से लड़ जाए, उनके समाजवाद की पोल खुल जाएगी। इन लोगों ने जातिवाद का इतना जहर बोया दुर्भाग्य से इस देश में। अगर राजनीति में, सियासत में अगर जातीय समीकरण के आधार पर आप लोग अपने प्रत्याशी उतारते हैं, चुनाव के वक्त में उतारते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जुर्म में भी अगर आप जाति सवाल बड़ा नहीं, वो अलग बात नहीं है। नहीं, वो अलग बात नहीं है। वही तो इस देश का दुर्भाग्य है शिप्रा जी। चुनाव लड़ाएंगे जाति देखकर, पार्टी में संगठन बनाएंगे जाति देखकर, समीकरण बनाएंगे राजनीति की का जाति देखकर। और आपने संविधान में क्या शपथ ली? आपने संविधान में शपथ ली कि हम एक समता मूलक जाति विहीन समाज बनाएंगे, लेकिन काम करेंगे सारे जातीय समीकरण देखकर। यही तो देखिए, क्लीन चिट राजनीति को मत दीजिए, पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, उसको क्लीन चिट मत दीजिए। इस देश में दुर्भाग्य से सारे बड़े राजनीतिक जातीय समीकरण के आधार पर ही अपने प्रत्याशी उतार रहे थे असितनाथ जी। अरे भैया गजब हाल है। मैं कहां किसी को क्लीन चिट दे रहा हूं? मैंने पूरी राजनीति की बात की ना। मैंने कहा किसी को क्लीन चिट दी इसमें? और मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जितने बड़े आंदोलन हुए समता मूलक समाज बनाने के, उन सारे समता मूलक समाज ने घनघोर जातिवाद राजनीति की। सारे समता मूलक नेताओं ने जातीय समीकरण बनाए, और जातीय समीकरण पर, और हमने तो नारा दिया जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। चलिए राहुल नारा दे दिया, जरा बता दीजिए। बेहतर इसका जवाब देंगे बीजेपी प्रवक्ता राहुल जी, कुछ कह भी रहे। राहुल जी। सिप्रा जी, सबसे पहले तो संदर्भ ये उठता है कि अपराध क्या है। अगर अपराध को परिभाषित किया जाए तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि वैसी घटना जिसकी तहत सरकार ने कुछ सजा तय की है उसको आपराधिक घटना बोलते हैं और उसको ही अपराध कहते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अभी हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं वो जो बातों को कह रहे थे उसी संदर्भ में कुछ आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाकर आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि 2025 के बाद जब एनडीए की सरकार की गठन हुई है उसके बाद से क्या बदलाव आया है और कितना बिहार बदलने की तरफ अग्रणीय हुआ है। जब हम बिहार की सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म पे रहती है और परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आपको निछावर कर देती है, उस बिहार में अगर आपराधिक घटनाएं घटे तो कहीं ना कहीं ये उनके बिहार के शीर्ष मस्तक को कलंकित करने वाला होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। 2025 का संदर्भ उठाते हैं, जब इंडिया की सरकार जब बनकर आती है नवंबर में, उसके बाद लगभग जो आपराधिक घटनाएं हैं, डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीजों को बड़ा ही स्पष्ट किया था। और अभी जो ताजा आंकड़े हैं उसके तहत अगर मैं बात करूं तो हत्या में लगभग 8.3% की कमी आई है और
2025 में अगर बात करें तो लगभग हत्या के 2556 मामले आए हैं और इसके पहले 2024 में 2786 मामले थे। अगर बलात्कार की बात की जाए तो लगभग 8.2% की कमी आई है। डकैती की बात की जाए तो लगभग 27% की गिरावट आई है और दंगा की बात करें तो लगभग 21% की गिरावट आई है। यही नहीं, आपको जानकर बड़ा ही ताजुब होगा कि 2025 में जो सरकार थी वो लगभग 3.6 लाख से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और लगभग 4,963 अवैध हथियार जब्त किए गए थे और 30,133 कारतूस बरामद किए गए थे। इसमें से 2024 के संदर्भ में बात करें तो 8 एनकाउंटर और 2025 में लगभग 29 एनकाउंटर हुए थे। 29 एनकाउंटर, एक कहावत है ना कि भय बिन होत न प्रीत। और बिहार में जब मंडी सम्राट चौधरी जी ने जब कमान संभाला था तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो भी अपराधी हैं या तो वो बिहार छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, नहीं तो बिहार में रहना है तो अनुशासित होकर रहना पड़ेगा और नियमों का पालन करना पड़ेगा। और लगातार सम्राट चौधरी एनकाउंटर तो कर रहे हैं लेकिन एक खास जाति का एनकाउंटर हो रहा है, ये आरोप लग रहा है। इस पे थोड़ा सा शिप्रा जी मैं चीजों को कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए आरजेडी को। आरजेडी जिस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और जब 15 साल उनको जब शासन मिला था तो 15 साल में वो अपने घर के परिवारों को सेट करने में लगे हुए थे। उनके साले सेट हो रहे थे, उनकी पत्नी सेट हो रही थी, उनके बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही थी और जो उस वर्ग के जो लोग थे उनको अपराधीकरण के लिए अपराध में झोंक दिया गया था। और यही संदर्भ है कि वो जब अपने लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर सके और नीतीश जी को जब यह साम्राज्य मिला था, बिहार मिला था और जब उन्होंने जब कुर्सी पर बैठकर बिहार की कमान संभाली थी और जो एक राज तिलक की बात करती थी उसको सुशोभित और गतिमान बनाने के लिए उन्होंने बिहार को सुशासन व्यवस्था की कमान दी थी। और उसके तहत अगर बात करें तो जो हम समस्त समाज की जो कल्पना करते हैं उसी का एक संदर्भ है कि जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होता है। अपराध किसी भी समाज के अपराधी हो उनको अगर एनकाउंटर पुलिस करती है तो उसके लिए पुलिस मजबूर नहीं मजबूत है। आपके सवालों का जवाब वो दे भी देंगे, उनके सवालों का जवाब तो दीजिएगा उत्पल वल्लभ जी, लेकिन ये भी बताइए कि आप लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों पर। अब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो उसमें आप लोग जाति ढूंढ रहे हैं। शिप्रा जी, ये जो आज का जो विषय है और जो आप भाई वीरेंद्र जी का जो संदर्भ लिए, अगर इसको व्यापकता में देखिएगा तो ये जो जाति की बीमारी है, जो जाति नहीं है इस भारत से, ये कोई आज की नहीं है और न स्वतंत्र भारत के बाद की है। ये बहुत प्राचीन समय से ये जाति की बीमारी जो भारत को लगी है। लेकिन अगर हम पर कोई आरोप लगाते हैं कि आप जाति की राजनीति करते हैं, तो मैं यहां भारत में दो तरह की जाति की राजनीति होती है। एक वैसी जाति के पक्ष में लोग राजनीति करते हैं जो शोषक है और एक ऐसे पक्ष में होते हैं जो शोषित है। अगर शोषित जातियों की बात उठाना और शोषण का खिलाफ करना, अगर जातिवाद का आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है तो मैं ठोक कर कहता हूं कि यह जातिवाद की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल शोषितों के हित में करती रहेगी, इसको नहीं छोड़ेगी। मैं सीना ठोक कर और ताल ठोक कर यह बात कहता हूं। और रही बात संदर्भ की कर रहे थे, तो जितने आंकड़े इन्होंने गिनाया है, ये पता नहीं कौन सी ये सर्वे का आंकड़ा बता रहे हैं, जबकि आपराधिक घटनाएं लगातार नंबर 1 यूपी है और नंबर 2 पे बिहार है। अगर ये वार्षिक आंकड़ों की बात करेंगे तो हमें लगता है कि नंबर 1 पे निकल जाएगा बिहार। और मैं बता देता हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे का रिपोर्ट आया था 2017 या 18 की बात है, ये शराबबंदी के कानून को लेकर के। उस रिपोर्ट में था कि ज्यादातर केसेस जो हैं उसमें दलित और पिछड़े लोग इस केस में जेल में हैं। और रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि इसका पहला दोषी जो पाया गया था उसका नाम भी बताता हूं, वो थे पेंटर मांझी। और एक और बात बताता हूं, जिस शराब के केस में पेंटर मांझी को सजा हुई थी, पहली सजा हुई थी बिहार में, उनके पास जमानत के लिए ना तो पैसे थे और ना कोई जमानतदार थे। आज भी आप जेल में जाके देखेंगे। और उसी समय में दिल्ली के आईआईटी के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च के जो स्कॉलर हैं, चलिए ठीक है, वो तो मैंने समझ लिया। मुझे ये बताइए, अभी मुझे ये बताइए, ये जो संदर्भ अभी बोला गया है भाई वीरेंद्र, बहुत बड़ी बीमारी है सर, अभी जो भाई वीरेंद्र का संदर्भ था, उनका कहना ये था कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्पल वल्लभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? 50 समान जाति के लोग थे। उत्पल वल्लभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तीन थे और दलित। उत्पल वल्लभ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? जेल में मेरी आवाज आ रही है आप तक? अतिसूत्र और सूत्र जातियां थी। ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई से मुंह आप नहीं मेरी मोड़ा जा आवाज सकता सुन है। पा रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मेरे से बात भी तो कर लीजिए थोड़ी। हम आपसे काउंटर भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो संदर्भ की बात हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में जो एनकाउंटर किया गया है बिहार में, उसमें एक खास जाति को टारगेट किया गया। अभी आज ही की खबर है कि आप राजीव रॉय की बात आप कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल इससे, क्योंकि हम बहुत ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग बहुत घुमा फिरा कर बात करते हैं जो मुझे लगता है दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं एकदम ईजी तरीके से बात कर रही हूं। ये जो राजीव रॉय का आज एनकाउंटर हुआ, उसका एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो कुख्यात अपराधी था। आज नाव पर सवारी कर रहे जो लोग थे उससे रंगदारी मांगने के लिए पहुंचा था। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर यह चेक करना चाहिए था कि वो अपराधी रंगदारी मांगने गया है या नहीं, या फिर यह चेक करना चाहिए था वो ये खास जाति का है तो इसका एनकाउंटर नहीं करें? अब मुझे पहले ये बताइए। नहीं शिप्रा जी, इस केस से बताइए, इस केस से बता दीजिए मुझे क्या होना चाहिए था, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? नहीं शिप्रा जी, सबसे पहले जो बयान दिया गया है उसको आप ठीक से सुनिए और समझिए। अच्छा, उन्होंने आप कहा है, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा है कि अपराधी किसी जात के और धर्म के नहीं होते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा, मैं भी बयान सुना दूंगी सर आपको। आप पूरी बयान को नहीं, मैं पूरा बयान सुना दूंगी आपको। मैं इसीलिए, आपके पास अधूरी बयान क्योंकि हमेशा से यही वापस से आप हम ही लोगों पे काउंटर कर देते हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। अब ये खास जाति कौन है आप मुझे बताइए। सुन लीजिए ना, आप इस संदर्भ को सुन लीजिए। हाँ। तो मेरा संदर्भ सुन लीजिए, बयान छोड़िए आप। अपराधी किसी जाति और धर्म से नहीं होते, अपराधी का कोई जात और तब तो ये बयान ही वैलिड नहीं है, फिर तो ये मुद्दा ही वैलिड नहीं है। फिर जब आप ये मान ही रहे हैं कि अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता है, फिर तो ये बयान ही वैलिड नहीं है उनका। फिर वो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? अपराधी अपराधी है। आप सुनिए, बाबा साहेब के संविधान से यह देश चलेगा। बाबा साहेब ने संविधान के बारे में कहा है कि संविधान चाहे जितना आप अच्छा बना दीजिए, संविधान में ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि एक खास जाति का अपराधी होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी आप सुनने को तैयार नहीं होगी तो दिक्कत होगा। आप सुन लीजिए, बाबा साहब ने कहा है कि संविधान का इस्तेमाल करने वाले लोगों के ईमान पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि चाहे संविधान कितना बढ़िया क्यों नहीं बना दिया जाए। अब 4-5 दिन पहले का केस देख लीजिए, पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं चलिए, आप टाइम से आप टॉपिक से भटक रहे हैं और इसी टॉपिक पर बात कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास और भी मेहमान है, उनके पास भी जाना पड़ेगा। नवल शर्मा जी, आप ऐसा काम कीजिए, अपने बात मेरे मुंह में डाल दीजिए, मैं उगल दूंगा। अरे तो मैंने तो पूरा टाइम दिया आपको, आप अपनी बात को ही नहीं रख पा रहे, तो इसमें मेरी गलती नहीं है सर। आप ये कह रहे हैं कि आप जो मुझे बता रहे हैं वो मुझे पता है। आप भारत के बहुत सारे आयोग बने जिसमें कहा गया किसी में ये तो नहीं कहा गया है सर। मुझे ये तो मेरी जानकारी नहीं है कि जाति, इनफैक्ट जाति का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं लेना चाहिए? हर चीज में स्पेसिफाई कर देते हैं जाति। आप लोग की वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है, जाति में उलझे हुए हैं हम लोग, जाति में उलझे हुए हैं। इसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो, भेदभाव किए जा रहे हैं। खुद ही कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए और खुद ही जाति रटे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता मेरे साथ है, नवल किशोर जी। सबसे ज्यादा जेल में है, इनको चुप कराइए थोड़ा। नवल शर्मा जी, इनको चुप ठीक है, आइएगा, मैं आऊंगी आपके पास वापस। उत्पल जी, इसका क्या कारण है आप बताइए। देखिए शिप्रा जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को भी सुना। अगर राजद के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ जी एक प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, बिहार 1990 से 2005 तक बिहार जातिवाद, अरे चुप कराइए इनको, बिहार जातिवाद और राजनीतिक आतंकवाद के चक्रव्यूह में फंसा रहा। चुप कराइए इनको शिप्रा जी, ऐसे डिबेट करवाइएगा। उत्पल जी, एक करके सर प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट है, पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप एक करके ही बात करिए, ठीक है? उत्पल जी, मैं आती हूँ आपके पास, आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी मैं आपके पास, बस समय की भी थोड़ी कमी है। नवल जी, नीतीश कुमार जी की सत्तानशीनी के बाद 2005 से ही बिहार में जातिवादी राजनीति करने वालों का अध्याय खत्म हो गया और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर बिहार में जातिवाद का जो नंगा खेल खेला, उसके चलते बिहार कितना पीछे चला गया। असीत नाथ जी को
जानकारी होने के बावजूद वो बता नहीं पाएंगे। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपने जो चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको, ऐसे डिस्टर्बिंग आदमी को चुप, अरे चुप होइए। उत्पल जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, प्लीज ऑडियो डाउन कीजिएगा। देखिए, उत्पल जी से आपको ये पूछना चाहिए था भाई वीरेंद्र के बयान के संदर्भ में कि क्या बिहार पुलिस किसी अपराधी को इनकाउंटर करने के पहले उसकी जाति पूछेगी? बिहार पुलिस किसी अपराधी को इनकाउंटर करने के पहले उसकी जाति पूछेगी? सर, आप इतने दिनों से डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं उत्पल जी, अभी तक आपको तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि अपनी बारी में बोलेंगे सर, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसा कोई बात ही नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता दल का क्या संदर्भ है, ये बेशर्मा जी को तो बताना चाहिए ना। अरे चुप रहिए ना, आपके बारे में मैंने एक शब्द बोला। अब आप ही अगर बोलते रहिए तो फिर जवाब कैसे दोगे? अरे महाराज, आपकी बारे में एक शब्द मैंने बोला। बेशर्मा जी के मुखारबिंद से यही भारत की सच्चाई और जातीय व्यवस्था। अरे सुनिए ना, अरे हो गया, शांत रहिए थोड़ा। हाँ, तो देख लिया आपने, इनका तेवर भी देख लिया, संस्कार भी देख लिया, इनका तेवर भी आपने देख लिया। और इनका, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? एक एक करके बोलिए ना सर, प्लीज। जवाब दिया जा सकता है। सर, एक एक करके बोलिए ना, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। आप ही जैसे प्रवक्ताओं के चलते आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में बार बार। नहीं, अब पार्टी को रसातल में पहुंचाइएगा कि पार्टी को बचने दीजिएगा। आज का विषय शर्मा जी, शर्म नहीं आती है? अरे कैसे बेलूरा आदमी को बैठाते हैं डिबेट में? आप लोग बताइए, पर्दा ढक करके इस बात को नहीं कर सकते। पर्सनल क्यों हो रहा है? आप नीतिगत मुद्दों पर बात कीजिए ना, पर्सनल क्यों हो रहा है? बीमारी को आप पर्दा ढक करके बात करते हैं शर्म के तरह। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आप सच में यहाँ पे टाइम खराब ही कर रहे हैं। आप एक एक करके बोलेंगे, आप इतने मुझे लगता है एक रिस्पेक्टेड पर्सन है आप आरजेडी के। हमने आपको इनवाइट किया यहाँ पर इसलिए ताकि आप अच्छे से संस्कारहीनता की पराकाष्ठा है, इसलिए बुलाया है, पार्टी संस्कारहीन इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ पे आगे कुछ भी बोलते रहिएगा। बेशर्मा जी, जिस बेशर्मी से आपने शुरुआत किया, बेशर्मी शब्द का पढ़े लिखे नहीं है, शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं आता है। हम भी इस्तेमाल करें उस तरह के शब्दों का। बुद्धि से राष्ट्रीय जनता दल का क्या संबंध है? आशीष तिवारी जी का सुनिए भाई साहब, सुनिए। नहीं, आशीष तिवारी जी का उत्पल वल्लभ जी का ऑडियो डाउन करें। भारतीय जनता ने इसीलिए इनको खारिज किया। ऐसे ही अराजकतावादी और अतताई लोगों को बिहार की जनता ने खारिज किया। इनके साउंड को बंद कीजिए, तब तो अपनी बात रख पाएंगे। शिप्रा जी, बस 2 मिनट में मैं अपनी बात रख दूंगा। 2 मिनट आप बोलिए जी। तो मैं पॉइंट पे बताऊंगा कि क्या बिहार पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के पहले उनकी जाति पूछे? क्या बिहार पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के पहले बिहार में अपराधियों की जातीय जनगणना करवाए? नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत आचरण और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी ने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार जी ने कभी किसी जाति का झंडा उठाया? क्या नीतीश कुमार जी ने कोई जाति आधारित भाषण दिया? लालू यादव जी की पहचान होती है MY समीकरण से। क्या नीतीश कुमार जी ने कोई समीकरण गढ़ा? नीतीश कुमार जी अगर खेलते हैं तो सुशासन का कार्ड खेलते हैं, और ये लोग MY का कार्ड खेलते हैं। नीतीश कुमार जी विकास का कार्ड खेलते हैं, और ये पूछ रहे हैं। अरे अब बोलने का मौका दीजिए उत्पल जी। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये कि उत्पल जी, मैं आ रही हूँ, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज सर, सॉरी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज डोंट इंटरप्ट। अभी शब्द अच्छा नहीं लगता रहे थे, अभी अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे दुशासन लोगों का मुख से दुशासन शब्द अच्छा नहीं लगता है। इतनी चलिए ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। आप दोनों के पास मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। रमाकांत चंदन जी, रमाकांत जी, जिस तरीके से अब एक नई बहसबाजी बिहार में छिड़ गई है जाति को लेकर कि अब अपराधियों की जाति भी देखी जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप बताइए। आप दोनों प्लीज शांत रहिए, प्लीज। मैं आती हूँ आपके पास वापस। रमाकांत जी, आरजेडी की बौद्धिक कोख इतनी बांझ हो चुकी है कि ऐसे बेलूरे प्रवक्ताओं को डिबेट में भेजती है जो व्यक्तिगत शर्मा जी किसी खास जाति के नेता, किसी खास जाति के पार्टी को बेशर्म तुम्हारा नेता और बेशर्म तुम्हारी पार्टी। तुम तम पे आ गए शर्मा जी, टिक्का लगा के पढ़े लिखे जैसे भाषा आपकी बड़ी अच्छी भाषा है आपका। बेशर्मा जी की भाषा बड़ी अच्छी निकल गई। व्यक्तिगत नहीं हो, मैं व्यक्तिगत नहीं होता। नहीं बेशर्मा जी, आपकी अच्छी भाषा निकल गई, पढ़े लिखों की भाषा समझ में आ गई। बेशर्मा जी, आप दोनों एक दूसरे पर पर्सनल अटैक क्यों करने लगे हैं सर? वो सुशासन के नाम पर जो आप अपनी छवि, मैंने यहाँ पे टॉपिक पर डिस्कशन के लिए बुलाया है।
आप दोनों बाहर मिल लीजिएगा, बाहर बात कर लीजिएगा, यहाँ मत कीजिए। मुझे आप लोग का ऑडियो फिर बंद करना पड़ेगा। मैं रमाकांत जी के पास जा रही हूँ, बस बहुत हो गया, इट्स एनफ नाउ, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बोल दिया आप लोग। ऑडियो उनका बंद कीजिए। रमाकांत जी, पहले दोनों शांत हो जाए तो बात अपनी मैं रखूं। दरअसल आज जिस बात पे बहस हो रही है कि जाति और धर्म को लेकर के अगर बात हो रही है तो यह बात कोई नई नहीं है। आपको याद होगा 2025 के फरवरी में भी जब मधुबनी में मोहम्मद फिरोज के साथ मारपीट हुई थी तो नेता प्रतिपक्ष ने भी यही आरोप लगाया था कि धर्म जाति के साथ में कार्रवाई हो रही है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। आज बख्तियारपुर में एक गिरफ्तारी हुई है सुनील यादव की, और उनकी गिरफ्तारी किस लिए हुई है तो उन्होंने ये संजय यादव पर गोली चलाई। आज एक दूसरी गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम है अविनाश कुमार। उनकी गिरफ्तारी किस लिए हुई है? उन्होंने इंग्लिश यादव की हत्या की थी। अगर इस मामले में अगर ये अपराधी गिरफ्तारी अगर नहीं देते और अगर पर्सनल अटैक करते पुलिस पर तो इनको भी इनकाउंटर होता, तब ये लोग क्या कहते। दूसरी बात, जिस प्रिंस की बात कर रहे हैं जो सोना लुटेरा है, उसको उस पर जो गोली चलाई गई है वो तो उस जाति के नहीं है जो कि भाई वीरेंद्र जी बता रहे हैं। वो तो निश्चित रूप से लगभग नीतीश जी के करीब के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई वीरेंद्र जी ने जो कही है, शायद इस डिबेट का हिस्सा नहीं बना है, वो ये कि उन्होंने 3 स्थान को चिन्हित किया है। वो 3 स्थान है बाढ़, मुंगेर और नालंदा। नालंदा माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, बाढ़ उनका संसदीय क्षेत्र है, और मोकामा से या मुंगेर से आप समझ सकते हैं कि किन 2 व्यक्तियों को वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन जहां कार्रवाई की बात है तो ये बंगलोर जाकर के मानिक और मनोज सिंह की गिरफ्तारी होती है, वो लोग भी कहते हैं मुझे गोली मार देंगे पुलिस और इनकाउंटर कर देंगे। वो तो इस जाति के नहीं है। अब अनंत सिंह को ही ले लीजिए, उन पर कार्रवाई हुई। जिस सोनू मोनू पर गोली चलाने के लिए तो दोनों एक जाति के थे, लेकिन कार्रवाई हुई। दुलारचंद मामले में कार्रवाई हुई। तो इनकाउंटर जो है वो कह सकते हैं कि एकदम अंतिम जो होता है ना, टॉलरेंस पुलिस की होती है। लेकिन कार्रवाई का सभी हिस्सा इनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन क्या कार्रवाई ऐसे हुई है कि जो केवल यादव जाति पे हुई हो? क्या आनंद सिंह यादव हैं? क्या मानिक सिंह यादव हैं? इसलिए ये आरोप लगाना मुझे नहीं लगता है कि पुलिस पर कि जाति देख के कार्रवाई करती है। आप उनके अपराध को देखें। बख्तियारपुर वाले सारे लोग इनामी हैं, तो फिर वो तो किसी खास जाति से संबंध रखते हैं और खास जाति के विरोधी खड़े हैं। फिर वो कैसे पुलिस पर आरोप लगाएंगे कि भाई ये जाति देख के काम कर रही है? इससे मुझे लगता है कि आरोप लगाने के पहले कुछ सोचना चाहिए। लेकिन जो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं भाई वीरेंद्र जी, तो राजनीति की धार देखेंगे और उनकी धार में ये चीज़ें हैं तो जरूर वो जहाँ भी M और Y आएगा वो सरकार को प्रताड़ित करेंगे। लेकिन अब एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। 32 साल बाद पप्पू यादव के पर कार्रवाई हुई है। 32 साल पहले किसकी सरकार थी? तो क्या आरोप लगा दे कोई कि जाति देखकर कार्रवाई नहीं हुई? इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी। ये 32 साल बाद नौबत क्यों आ रही है? तो ये आरोप लगाना आसान है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को देखना जरूरी है। जी बिल्कुल। उत्पल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं नवल जी के पास जाऊंगी। देखिए, जितने इंडिविजुअल नाम आप कर रहे हैं, मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसका आधार बना रहा हूं ना। अगर आप उस पे आधार पे आप बात और विमर्श नहीं करना चाहते हैं, अगर आप किसी खास पार्टी को बुद्धि से देखते हैं, आप किसी खास पार्टी के नेता को आप कहते हैं कि वो बुद्धिहीन होता है, ये स्वाभाविक है कि वो बुद्धिहीन होता है और टीका लगाने वाले लोग अच्छे होते हैं, तो ये सब सारी बात आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसको कह रहे हैं? नवल जी को कह रहा हूँ। ये नवल जी को आपके डिबेट में भी उन्होंने ये बात किसको कह रहे हैं कि टीका लगाने वाले अच्छे होते हैं? कौन इनको जज कर रहा है यहाँ बैठ के? नवल जी को मैं कह रहा हूँ ना। आप जातिवादी हैं, इसलिए जातीय चश्मे से तो मैं शिप्रा झा हूँ, तो मेरे पे भी आप ये एलिगेशन लगाएंगे क्या? नहीं शिप्रा जी, मैं आपको नहीं, नवल जी ने कहा अभी कि आशीष तिवारी जी आपके डिबेट में इसी डिबेट का ये जातिवादी चश्मा पहने हुए हैं, दुनिया की सारी चीजों को जातिवादी। नवल जी चुप हो जाए। ये क्रिमिनल को भी उत्पल जी जातिवादी चश्मे से देखेंगे। अरे जाति का चश्मा उतारिए। चलिए ठीक है, आप टॉपिक पर आइए सर। नवल जी को छोड़िए, उत्पल जी आप मेरे से बात कीजिए। अरे अपनी बात कीजिए। उत्पल जी आप मेरे से बात कीजिए। आप नवल जी को छोड़िए, आप मेरे से बात कीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ रहा था। हाँ, मैं कोई राष्ट्रीय जनता दल का मुखपत्र नहीं पढ़ रहा था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ रहा था। हाँ, तो क्या मिला? तो सुन लीजिए आप। हाँ, सुनिए, उसमें मैं नाम भी ले रहा हूं। उस केस का पहला विक्टिम का नाम ले रहा हूं, वो पेंटर मांझी। और उसी समय उस रिपोर्ट में था कि ज्यादातर शूद्र अतिशूद्र जातियां सही इस केस में जेल में है। जेल में आप देखिए कि कौन लोग हैं सबसे ज्यादा, ये रिपोर्ट के आधार पे
तो ये इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब से सरकार है तब से जितनी कार्रवाई अब तक हुई है उसमें यही सब देखा गया है, आप यही कहना चाह रहे हैं? ये कितने सालों से हो रहा है फिर मुझे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि प्राचीन भारत से यह बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। किसी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत की सच्चाई है। तो मतलब आप लोग भी करते थे ऐसा, आप ये कह रहे हैं कि पहले आपकी सरकार थी और ये हजारों वर्षों की सच्चाई है। मतलब आप लोग भी करते थे ऐसा? समर्थन करते हैं, जिसको ये सुनना पसंद नहीं करते हैं। जी अब बोले नवल जी बाबू, आपकी अनुमति है? बोले जल्दी से जवाब दीजिए। आपकी अनुमति, उत्पल जी की अनुमति हो तो बोल देते हैं। चलिए 2 मिनट सुन लीजिएगा जरा। देखिए, बिहार में अपराधियों की जो सूची तैयार हुई, मैं उसमें से कुछ नाम आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। जैसे पटना जिले के टॉप अपराधी भोला सिंह, मनोज सिंह, सुजीत मंडल, राजीव महतो। अरे सुनिए, तार्किक रूप से लॉजिकल जवाब नहीं दीजिएगा ना, आपके पास तो है नहीं। अरे ऐसे मत बहस कीजिए, मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ। चिल क्यों गंभीर बनिए थोड़ा, बताइए ना। अरे थोड़ा गंभीर बनिए ना, ऐसे बहस कीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल को ले बीते आप लोग, इसी आचरण के चलते राजद को आप लोग ले बीते। अब तो सुधर जाइए, राजद को ले बीते आप लोग इसी आचरण के चलते। अब तो संभल जाइए, अब तो संभल जाइए। तेजस्वी यादव जी, लालू जी को आप लोग रसातल में पहुंचा दिए। अब तो जान छोड़िए, अब सुधर जाइए, अब थोड़ा सुधर जाइए, सुधर जाइए। मुंह नहीं खुलेगा, बोलने दीजिए थोड़ा। जंगल राज वाला आचरण मत दिखाइए। आप जंगल राज, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पार्टी 15 वर्षों तक, जो पार्टी पूरे 15 वर्षों तक बिहार में जातिवाद का नंगा खेल खेलते रही, सारी चीजों को जो पार्टी शायद इसीलिए आपका फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा निकल रहा है। आई डोंट नो आप क्यों इतने परेशान थे। वेल, मैं आप लोग के बीच में अब इंटरप्ट करूंगी क्योंकि बहुत देर से आप लोग एक दूसरे पर ही एलिगेशन लगा रहे हैं, मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। और लास्ट कमेंट रमाकांत जी से मैं लूंगी क्योंकि उन्होंने एक लॉजिकल बात उन्होंने जरूर उठाई कि अब तक जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने नाम भी गिनाए कि क्या वो खास जाति के थे क्या। रमाकांत जी, लास्ट कमेंट आपका, मेरे पास समय की कमी है। जी शिप्रा जी, मैं कहना ये चाहूँगा कि किसी को भी जाति की पहचान अपराधियों के लिए नहीं करनी चाहिए। अपराधियों को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वो उसी समाज को तबाह करेंगे जिस समाज से वो ज़्यादा आते हैं। इतिहास रहा है, जहाँ कहीं का इतिहास उलट लीजिए, जो अपराधी वहाँ का है उस जाति को लोग ज़्यादा वहाँ तबाह हैं। इसलिए राजनीति में अपराधियों को वर्चस्व दे करके या उसे ऐड करके आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी राजनीति को कमतर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसी समाज को आधार करेगा जो निश्चित रूप से जो आधारहीन है, जो बिल्कुल व्यक्ति जो निचले तबके के हैं, वो इससे सफर करेंगे और उन्हें कोई समाधान नहीं निकल पाएगा जिसके लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर किसी अपराधी के पीछे खड़े होते हैं और पुलिस का भी मनोबल कम करते हैं आप। लेकिन मेरा एक आग्रह है जरूर कि भाई वीरेंद्र जी से कि अगर उन्हें लगता है कि ये फर्जी एनकाउंटर है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़नी चाहिए ताकि लगे कि उनकी चिंता सचमुच अपने समाज के बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि अभी समय की हमारे पास कमी है। तो देखिए, अभी भी बहस लेकिन उसी पर कि आखिर जुर्म बड़ा होता है या जात बड़ी होती है, जात को देखकर कार्रवाई करनी चाहिए या जुर्म को देखकर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल ये बहुत बड़ी बहस बिहार में बनी हुई है और इसी के